लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आज हमारे बीच हैं अधीक्षण अभियंता बिजली के, ये पूरा सिटी देखते हैं, लोकेंद्र बहादुर सिंह साहब। बिजली आज हमारी लाइफ लाइन बन चुकी है और गोरखपुर जैसे महानगर में बिजली आपूर्ति बनाए रखना और मुख्यमंत्री जी का शहर होने के नाते एक बड़ी चुनौती रहती है। उस चुनौती से लगातार आप दो चार रहते हैं, तो आज आइए आपको हम मिलवाते हैं लोकेंद्र बहादुर सिंह जी से। शहर की बिजली व्यवस्था कैसे चल रही है, आम जनता को कहीं से जो भी कंप्लेंट होती है उसका आप कैसे निराकरण करते हैं और बिजली व्यवस्था कैसे सुचारू रहे, इस पे कितना काम हो रहा है, शहर के लिए आप कौन सी नई योजनाएं लेकर के आए हैं, इन सारे बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे लोकेंद्र बहादुर सिंह जी से। आपका स्टूडियो में लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं 90 FM लाउड स्पीकर के सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपना अभिवादन ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 सर, ये बताएं कि बिजली विभाग में आने के बाद आपको तो रोज़ ही चैलेंजेस फेस करने होते होंगे, सुबह से लेकर रात तक आपके पास फ़ोन आते रहते हैं। तो अभी जो बिजली चल रही है हमारी, इसकी सप्लाई व्यवस्था से आप कितनी संतुष्ट हैं जो आप बिजली दे पा रहे हैं? देखिए, ये समय है, ये उपभोक्ता सेवा का समय है और सारी भी जो विश्व में योजनाएं चल रही हैं वो सारी उपभोक्ता सेवा पर आधारित है और केंद्रित हैं। जी। संतुष्टि के बारे में तो मैं एक आदर्श वाक्य यही कहूँगा कि संतुष्ट होने से आगे की जो कार्यविधि है रुक जाती है। तो मैं एज एन ऑफिसर पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जब तक हमारे शेड्यूल के पर आधारित 24 घंटे विद्युत आपूर्ति हमारे उपभोक्ताओं को नहीं हो जाती है, तब तक संतुष्टि का कोई प्रश्न नहीं उठता। आपके पास इधर जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से यहाँ बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए इधर आप लोगों ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिससे आपकी शहर की जो ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हैं उसको कम कर सके हैं, और कुछ नया कि जिससे जो फॉल्ट्स हैं, फॉल्ट्स में कमी आ सके? मैंने जुलाई 2023 में यहाँ पर पदभार ग्रहण किया, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मुझे अवसर मिला नई नई योजनाओं को क्रियान्वयन करने का। तो उस समय सबसे पहले एक बिजनेस प्लान की 20 करोड़ की योजना थी, जिसमें उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि थी, नए उपकेंद्रों की स्थापना थी, जर्जर तारों को बदलना था। इसके बाद शासन द्वारा, विभाग द्वारा 70 करोड़ की एक और योजना आई और ये कुल मिला के राशि हो गई 90 करोड़। अगस्त माह से ही नगर निगम योजना के अंतर्गत जो भी प्रदेश के जितने भी नगर निगम हैं उनमें धन आवंटित हुआ। तो हमारे गोरखपुर जो नगर निगम है, इसके लिए 65 करोड़ 24 लाख रुपए की धनराशि आवंटित हुई पहले फेज़ में। तो उसमें हमने बहुत सारे काम लिए। हाँ। उन काम में वो हमारा पहला उद्देश्य ये था कि जो भी हमें सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी सब स्टेशन होता है, वहाँ से निकलकर जो हमारे 33 kV के विद्युत उपकेंद्र आते हैं, वहाँ तक हमारे सारे उपकेंद्रों पर डबल सोर्सिंग हो। डबल सोर्सिंग से तात्पर्य ये है कि यदि एक 33 की लाइन बंद होती है तो पूरा बिजली घर बंद हो जाता है। तो हम लोगों ने किया, ये व्यवस्था कर रखी है, काम भी हो चुका है इसमें कि एक लाइन के बंद होने पर हम अपनी सप्लाई दूसरी लाइन पर ले लें। तो जब उपकेंद्र पर लाइन होगी तो एक बहुत बड़े भूभाग की बिजली बाधित नहीं होगी। हाँ जी। दूसरी बात, अब हमारे उपकेंद्र से निकलने वाले 11 kV के पोषक होते हैं। तो उस समय कई सारे लगभग 32 पोषक ऐसे थे जो अतिभारित थे। तो हम लोगों ने 32 पोषकों का, जिसको आप फीडर कहते हैं, उनके विभक्तीकरण का कार्य लिया और इस समय तक लगभग 19 पर काम पूर्ण हो चुका है और बाकी पर कार्य चल रहा है। जी जी। जब फीडर होती है, फीडर के बाद हमारा ट्रांसफार्मर आता है। तो ट्रांसफार्मर वो होता है जिससे कि हमारे क्षेत्र के साधारण जनमानस को विद्युत की आपूर्ति होती है। तो ये हमने इसमें देखा कि लगभग हमारे 94 ट्रांसफार्मर से जो अतिभारित थे, जिन पर ओवरलोडिंग की समस्या थी, तो हमने ओवरलोडिंग का काम किया, जिसमें विभिन्न क्षमताओं के थे। 25
केवीए से लेकर 400 केवीए तक। तो उन सभी का कार्य है वो 78% है, जो कल तक की फिगर है उसमें हमने पूर्ण कर लिया है उसमें। और कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे थे जैसे 400 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो उसकी क्षमता वृद्धि फर्दर नहीं हो सकती है, तो उसको सपोर्ट के लिए हमने एक 250 का या 100 केवीए का परिवर्तक लगाया। ऐसे भी हम 54 परिवर्तक लगाए हैं। कुल मिला के हमारे पिछले वर्ष की तुलना में 106 ट्रांसफार्मर की हम क्षमता वृद्धि कर चुके हैं, जो कि लगभग 75 मेगावाट एम्पियर से के लगभग का होता है इसमें। जी जी। एक बहुत सवाल जो जनता के बीच से आता है कि सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम पब्लिक फेस करती है। एक तो बिलिंग की प्रॉब्लम। तो बिलिंग के लिए जैसे आम तौर पे लोगों की ये शिकायत रहती है उपभोक्ताओं की कि मीटर रीडर समय से नहीं जाता है, और कभी कभी वो अपने आप बिल बना करके इतना ज़्यादा दे देते हैं कि लोग उसके लिए फिर दौड़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, जैसे इस तरह की कंप्लेंट्स को कम करने के लिए और बिजली बिल का जो सिस्टम है इसको आपने प्राइवेट को दे रखा है, तो उनके ऊपर आपकी नकेल कितनी है, और इस तरह की गलतियां ना हो कि बिना मीटर रीडिंग किए ही बिल भेजने का, इस पे आप कैसे काम कर रहे हैं? बिलिंग हमारी जो राजस्व वसूली है उसका एक आधार है। यदि हम उपभोक्ता को सही बिल सही समय पर देते हैं तो निश्चित रूप से उपभोक्ता भुगतान करता है। बिलिंग में पूर्व में समस्याएं रहीं, तो हम लोगों ने इसके लिए क्या है कि मीटर रीडिंग की ये समस्या थी कि मीटर रीडर नहीं गया, उसने एक पेड़ के नीचे बैठ कर खूब सारे बिल बना दिए। ये समस्या आई, संज्ञान लिया गया। इसके बाद हम लोग प्रो बिलिंग पर गए। प्रो बिलिंग में क्या है कि जो मीटर के अंदर एक मशीन लगाई जाती है, मोबाइल से कनेक्ट होती है, तो उसमें मैनुअल इंटरफेस नहीं होता, रीडिंग सीधे ही हमारे डाटाबेस में आ जाती है, तो इसमें कोई बिलिंग में कोई डिस्प्यूट होने का चांस ही नहीं रहता है। लेकिन ये पाया गया कि हम इसको पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि कई सारे मीटर थे वो कंपैटिबल नहीं थे जिससे प्रो बिलिंग हो पाती, या कुछ समस्याएं थी जैसे कि डस्टी पोर्ट है या जंग लग गई है उसमें। तो उसके लिए हमारे अध्यक्ष ने एक असिस्टेड बिलिंग की फिलॉसफी लाए, जिसमें अब हम लोगों ने क्या है कि मीटर रीडर्स के साथ में हमारा विभागीय कार्मिक भी एक जाता है, और हम लोगों ने एक अपना इन हाउस एक मोबाइल ऐप बनाया है। तो मीटर रीडर तो रीडिंग लेता ही है, साथ में हमारा जो विभागीय कार्मिक है वो भी रीडिंग लेता है। तो इसमें त्रुटि की संभावनाएं अब लगभग नगण्य होती जा रही है। हालांकि ये है कि इससे थोड़ी बिलिंग में थोड़ी स्लोनेस आती है, क्योंकि ऐप में सारा डाटा भरना ये वन टाइम एक्टिविटी है। लेकिन पिछले महीने में हम लोग 65% असिस्टेड बिलिंग कर पाए हैं। इससे काफ़ी सुधार आया है। और यदि किसी का बिल ख़राब भी है तो हम लोग वर्ल्ड वेब सर्विस है, तो उससे पर उपभोक्ता को ये सुविधा है कि वो अपना बिल में किसी खामी का रजिस्ट्रेशन कराए, तो वो हमारे अधिकारियों के पास आती है, तो उसका बिल का तुरंत समाधान उसका ऑनलाइन हो जाता है और इसकी सूचना उसको प्राप्त हो जाती है। जी जी जी। एक और सीधे जनता से जुड़ा मसला है कनेक्शन सैंक्शन का, कि आम तौर पे अब तो ऑनलाइन कनेक्शन सैंक्शन हो रहा है। तो जैसे कितने दिन में, जैसे एक कनेक्शन मान लीजिए 2 किलोवाट का है या 5 किलोवाट का है, कोई उपभोक्ता कामन आपको कैसे वो करे, थोड़ा सा आप हमारे रीडर्स जो है, जो व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहेंगे कि कितने दिन में ये हो जाता है? 1 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक का कनेक्शन हम लोग झटपट पोर्टल पर निर्गत करते हैं। इसमें उपभोक्ता को अपनी ऑनलाइन पोर्टल पर अपना मोबाइल आईडी बनाकर, ईमेल आईडी डालकर अपना या तो घर पर ही उसका आवेदन कर सकता है, या फिर जनसेवा केंद्र पर जाकर जो प्रपत्र है उनको लगा कर आवेदन कर सकता है जी। इसमें बहुत ही इसका हम लोग, हमारे अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन साहब, स्तर तक इसका अनुश्रवण किया जाता है। 7 दिन के अंदर हमको उसकी तकनीकी संभाव्यता, जिसको TFR कहते हैं, कि वो कनेक्शन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, लाइन उसके पास है कि नहीं, इसकी रिपोर्ट लगानी होती है। जब एक बार ये बात हो गई कि भाई कनेक्शन दिया जा सकता है, तो उसको एक हम लोग एस्टीमेट देते हैं। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। एस्टीमेट देते हैं, वो एस्टीमेट ऑनलाइन ही जमा करता है। जैसे ही एस्टीमेट जमा करता है, उस दिन का फिर शुरू हो जाते हैं 7 दिन। जी।
उसके यहाँ 7 दिन के अंदर उसको 3 उसके ऑप्शन मांगे जाते हैं कि हम आपके यहाँ मीटर लगाने कब जाएं। उसको 3 टेंटेटिव डेट दी जाती हैं। उपभोक्ता इस बात को कंफर्म करता है कि ठीक है, मेरे लिए सूटेबल टाइम ये है, उस दिन जाके 7 दिन के अंदर उसका मीटर लगा दिया जाता है। 7 दिन के बाद यदि मीटर नहीं लगता है तो वो बियॉन्ड टाइम में आ जाता है और इसमें संबंधित अधिकारी के ऊपर विभागीय कार्रवाई होती है। अच्छा जी। यस सर। बहुत ये, और एक आप जो फॉल्ट्स हैं, फॉल्ट्स जैसे पहले तो आपके पास फॉल्ट लोकेटर हुआ करता था, अभी जो फॉल्ट्स होते हैं उसको कितने देर में आप अटेंड करा लेते हैं? जैसे कि ये आपके पास जो सिस्टम शहर में चल रहा है, तो जैसे आमतौर पे जो कंप्लेंट आती है, जैसे कहीं से मान लीजिए बक्सीपुर में फॉल्ट हुआ या मोहद्दीपुर में फॉल्ट हुआ, तो वो कितने देर में अटेंड हो जाता है? फॉल्ट्स के बारे में देखिए, सबसे पहले तो जो बड़े फॉल्ट्स हैं जिनके लिए लोकेटर मशीन की आवश्यकता होती है, हम लोगों ने एक फॉल्ट लोकेटर मशीन ख़रीदी है, जिससे जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें फॉल्ट होता है उसका पता लगाया जाता है और बाद में उसको हम लोग रिपेयर करते हैं। इसके अतिरिक्त जो बिज़नेस प्लान 2024-25 अतिरिक्त है, इसमें हमने रूट ट्रेसर नाम की एक मशीन ली है। रूट ट्रेसर मशीन वेवलेंथ थ्योरी पर काम करती है। हाँ। जिसमें हम उस केबल को जिसमें फॉल्ट होता है उसका रूट भी देख लेते हैं, उसकी गहराई भी देख लेते हैं, वो कितनी गहराई पर भी, क्योंकि खोदते समय कभी कभी ऐसा होता है उसके निकटवर्ती में कुछ और केबल जा रही हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जैसा कि अभी बीते दिनों भी हुआ कि कभी जल निगम की खुदाई हुई या PWD की हुई, उसमें हमारी केबल कट गई, जिससे एक क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। तो ये 2 मशीनें हैं जिससे हम एग्जैक्ट लोकेशन फॉल्ट का लगा लेते हैं। इसमें जो समय लगभग 2 घंटा लग जाता है, 2 घंटा है, कभी 3 घंटा भी लग जाता है। यदि वंस मतलब फॉल्ट इज़ लोकेटेड तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी समय लगता है फॉल्ट लोकेशन में लगता है, क्योंकि कभी गहरी गहरी बस्तियों से होकर जा रहा है। लेकिन इस बीच में हम उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होने देते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो हमारी स्पेयर केबल है, हम तब तक उससे उसकी विद्युत आपूर्ति सुचारू कर देते हैं जी। दूसरी चीज़ आई जिससे उपभोक्ता प्रभावित हो रहा है, वो है हमारे ट्रांसफार्मर्स। तो ट्रांसफार्मर डैमेज में हमारी विभाग की नीति है कि शहरी क्षेत्र में हम लोग 24 घंटे में और ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे में हम लोग ट्रांसफार्मर बदलने की हमारी योजना है, हमारा निर्देश है। तो गोरखपुर में समस्या नहीं है, क्योंकि वर्कशॉप यहाँ पर शहर में ही है। तो 2 घंटे में, अधिक टाइम 2 से लेके 2 घंटे में हम लोग ट्रांसफार्मर को बदल देते हैं। नहीं है तो हमारे पास 10 मोबाइल ट्रॉलीज़ हैं। ट्रांसफार्मर की क्षतिग्रस्त होने पर हम मोबाइल ट्रॉली लगा के विद्युत आपूर्ति बहाल करते हैं। 6 हमने ट्रॉली और एक्स्ट्रा ली हैं नगर निगम योजना के अंतर्गत। तो अब हमारे पास 16 ट्रांसफार्मर की ट्रॉली हो जाएगी, जो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त जो LT का जहाँ पर भी कोई फेज जाने की, तार टूटने की घटना है, तो 1912 कंप्लेंट है और उपभोक्ता 1912 में कंप्लेंट करता है। तो कंप्लेंट सबसे पहले जूनियर इंजीनियर के पास आती है। जूनियर इंजीनियर उस बात को उसका 2 घंटे से 4 घंटे में समाधान करता है। नहीं करता, कोशिश की जाती है कि जूनियर इंजीनियर द्वारा कि सब स्टेशन से किसी आदमी को भेज दिया जाए। यदि निर्धारित समय में नहीं होती है तो उससे उच्च अधिकारी के पास ये खबर पहुंच जाती है मोबाइल मैसेज के माध्यम से। तो ये है कि ये अभी तक जो हमारी पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं, अधिकतम यदि दूसरे दिन तक 2.5 का अंक नहीं छूने पाती है, उससे पहले ही हम लोग इसको निराकरण कर लेते हैं इसमें। जी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी बीते दिनों हमारे प्रबंध निदेशक महोदय थे, उन्होंने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का सृजन किया जाए, जिसमें हमारे उपकेंद्र परिचालक, जिसे SSO बोलते हैं, वहाँ तक के लोग जुड़े हुए हैं जी। जिनका कार्य ये है कि उस ग्रुप में उपकेंद्र पर प्रति घंटा इस बात की सूचना देनी है कि उसके सभी फीडर चल रहे हैं या कोई बंद है, ये बताना है। यदि बंद है वो भी बताना है, यदि सभी चल रहे हैं तो वो भी बताना है उसमें। तो इससे अभी बहुत आमूल-चूल परिवर्तन आया है, मतलब विद्युत व्यवधान की समस्याओं के निराकरण में। तो अभी 1 तारीख को हमारे प्रबंध निदेशक महोदय आए थे, उन्होंने इस बात को देखा, इस बात को सराहा भी कि यहाँ पर ये कार्य, मतलब आदेश का अनुपालन किया जा रहा है, साथ साथ उससे उपभोक्ता सेवा भी हो रही है। अभी आपने 1912 की चर्चा की, तो क्या पब्लिक से उसको लेकर रिस्पांस मिल रहा है? जैसे उस पर कंप्लेंट आ रही हैं कि बहुत नथिंग के बराबर हैं या 20-25% आती है? अभी तक ज़्यादातर लोग आपको
फ़ोन करते हैं या एक्सीएन को या एसडीओ को, वो कैसा सिस्टम काम कर रहा है? 1912 जो हेल्पलाइन नंबर है ये प्रभावी है। इस पर हर तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि जैसे मीटर किसी का ख़राब हो गया तो मीटर की कंप्लेंट उस पर कराने से त्वरित समाधान होता है, क्योंकि जब एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है तो उसका समयबद्ध उसका निराकरण भी करना है। तो उपभोक्ता इस मामले में जागरूक है तो वो मीटर डिफेक्टिव की सूचना 1912 पर ही देता है। तो ये सेंट्रलाइज्ड है ना? सेंट्रलाइज्ड है, ये पूरे प्रदेश में 1912 एकमात्र नंबर है। उसमें हमारे खंड, उपखंड, जोन, सर्किल, डिस्कॉम यहाँ तक का डिवीज़न है, तो सूचना वहाँ तक संबंधित अधिकारी के मोबाइल नंबर पर आती हैं। इसके बाद जो ट्रांसफार्मर की भी समस्या है, तो रूरल एरिया में खास तौर से मैं बताऊंगा क्योंकि मैं रहा हूँ उसमें, तो उसमें 1912 पर जब सूचना उपलब्ध होती है तो वो उसमें से सीधे वर्कशॉप को जाता है, तो तब वहाँ से गाड़ी बिना डिले के वहाँ से मूव करके उस स्थान पर जाके मीटर लगाती है, खराब मीटर को ट्रांसफार्मर को लगाती है और ख़राब ट्रांसफार्मर को उतार लेती है। ये जो 1912 है ये काफ़ी प्रभावी है और पब्लिक का रेस्पॉन्स आता है। पब्लिक इस समय तो सोशल मीडिया का ज़माना है, 1912 के अतिरिक्त भी ट्विटर पर ये हमारी कंप्लेंट्स हमको प्राप्त होती हैं, उसका हम लोग को निराकरण करना होता है। और इस बात की जवाबदेही है कि यदि ट्विटर पर समाधान है तो उसका हमने क्या जवाब दिया, क्या रिस्पॉन्स हुआ, इसका हमारे उच्चतम अधिकारी तक इसका अनुश्रवण किया जा रहा है इसमें। अभी आपसे बात हो रही थी, हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि आप मूलतः फिरोजाबाद के आप रहने वाले हैं। जी। तो आपने कहा कि मेरा इंटरेस्ट तो आर्ट में था और आर्ट में मैं चाहता था कि, लेकिन अचानक मुझे इस ओर आना पड़ा। तो आर्ट्स में अगर जो आप गए होते तो आप क्या करते? आपके दिमाग में क्या आज भी एक कहीं न कहीं से, या तो आपके भीतर एक साहित्यकार या रचनाकार या कहीं ना कोई कुछ सृजन की जो शक्ति है वो कहीं न कहीं से उमड़ती घुमड़ती रहती है। मुझे आपसे बातचीत करके ऐसा लगा। तो आज तो एक बिजली विभाग के अभियंता के रूप में काम कर रहे हैं, अगर जो ऐसा कुछ होता आर्ट्स में जाते तो क्या करते? ये बड़ी भावना वाली बात है। तो मैं इस मामले में अपने जो कभी भारतवर्ष के लगभग जिस इकोनॉमिक ग्रुप से आता हूँ, मिडिल क्लास से, तो लगभग 95% है, उसका प्रतिनिधित्व के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या है भारतवर्ष में कि हमारे पास जो शिक्षा है एक रोज़गार का माध्यम है। इसमें व्यक्ति की जो अपनी लाइकिंग और लाइकिंग्स हैं वो थोड़ी सी छुप जाती हैं। जैसे मैंने आपसे वार्ता कहा कि मेरी इतिहास में रुचि थी। जी। मैंने इतिहास पढ़ा है, विश्व का इतिहास भी पढ़ा है, भारतवर्ष का ही पढ़ा है, और मैं निश्चित रूप से इसमें अच्छा करता। लेकिन ये है कि इंजीनियरिंग एक ऐसा माध्यम था जिससे एक प्रतिष्ठित और ज़्यादा तनख्वाह वाला एक रोज़गार था, तो पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ये चुनना पड़ा उसमें। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी रहे हैं। जी। और इसके बाद रिटायरमेंट के बाद में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में वो सोशल साइंस डिपार्टमेंट में HOD रहे, और वो वहाँ के वर्तमान में भी रिसर्च डायरेक्टर हैं, जिनके अंडर में लोग PhD करते हैं। और काफ़ी मतलब जो प्रतिष्ठित लोग हैं लगभग उनके अंडर में लगभग 28 स्टूडेंट्स हैं जो PhD कर चुके हैं इसमें। तो हम लोगों से इसके अतिरिक्त क्या है कि वो एक साहित्यकार हैं, गद्य और पद्य दोनों के, उन्होंने खंड काव्यों का भी सृजन किया है। तो हमारे घर में शुरुआत से ही शिक्षा का माहौल रहा। मेरी माता भी 1960s में आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज की ग्रेजुएट रहीं, सरकारी सेवा में भी रही, फिर इसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो एक ही बचपन से मैं एक ही चीज़ थी, पढ़ो, खूब पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बेहतर पढ़ो। आपको देख के और आपसे बातचीत करके जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि जैसे आज जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स तैयारी में लगे हुए हैं, आपने कैसे तैयारी की, थोड़ा सा एक जिस्ट के रूप में, कि उनको भी एक संदेश जाए कि वो अपने लिए कि कभी निराश ना हो और लगातार काम करें। कि कैसे आप लोगों ने तैयारी की, कैसे पढ़ाई की, और क्या आपने जीवन का जो ये लक्ष्य बनाया था कैसे यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालेंगे हमारे जो
व्यूअर्स हैं उनको भी एक संदेश मिलेगा? देखिए, मेरी सभी जो भी विद्या अध्ययनरत हैं लोग, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहली मूल मंत्र तो ये मान लीजिए कि स्टडी का ना कोई शॉर्टकट है ना कोई सब्स्टिट्यूट है। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या कोई प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करना है, तो आपको उस राह से गुजरना होगा। यदि 1 साल की पढ़ाई है किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, साधारण के लिए, आपको रिगरस मेहनत तैयारी के साथ में बिना किसी शॉर्टकट को अपनाए हुए उस रास्ते से गुजरना होगा, तभी आप उस प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो पाएंगे। कई सारे ऐसे लोग थे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, पुलिस में और प्रशासन में, तो उनका कहना था कि लगभग इस परीक्षा के लिए यदि आप रिगरस 12 से 18 महीने की आपकी स्टडी है तो इंटेलिजेंट लड़का है तो क्वालिफाई कर सकता है। तो किसी को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस ये है कि कोई शॉर्टकट ना अपनाए, ना कोई सब्स्टिट्यूट अपनाएं, क्योंकि शिक्षा का ना कोई शॉर्टकट है ना कोई सब्स्टिट्यूट है। एक मेहनत है और डायरेक्शनल मेहनत है, उसी तरफ जाएंगे, आप निश्चित रूप से सफल होंगे उसमें। एक सवाल, परिवार, आपके परिवार में आपकी पत्नी, बच्चे? पत्नी आपकी हाउसवाइफ हैं? जी, पत्नी मेरी गृहिणी हैं और 2 बेटे हैं। एक बेटा मेरा MBBS का स्टूडेंट है और एक बेटा मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है उसमें, तो संतुष्टि है। और कभी ये नहीं लगता बच्चों को कि जैसे आपके पास फ़ोन बहुत ज़्यादा आते होंगे, जैसे सुबह से ही लोग, तो उनको नहीं लगता कभी कि इतनी ज़्यादा फ़ोन आते हैं पापा के पास? ऑफिस से आ जाने के बाद भी और विभागों में तो ये होता है कि बैंक के हैं या डॉक्टर्स हैं या जो भी हैं अपना चले गए, तो उसके बाद से उनके, आपका फ़ोन तो लगातार चलता रहता है, लोग आपको फ़ोन करते हैं। तो कभी बच्चों ने नहीं कहा कि पापा इतना ज़्यादा कैसे, आप कैसे इसको फेस करते हैं? घर वाले आपको कितना इसको कोऑपरेट करते हैं? मतलब किसी भी, कहते हैं ना कि सफल आदमी के पीछे उसकी किसी महिला का हाथ होता है, तो महिला निश्चित रूप से मेरी माँ हैं, मेरी पत्नी हैं। सहयोग किया, सपोर्ट किया, बच्चे बचपन से ही देखते रहे, क्योंकि जब वो छोटे थे तब मैं उस समय SDO था। SDO में और ज़्यादा रिगरस काम होता है। जी। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, स्टडी की। एक बात का जरूर थोड़ा सा जीवन भर दुख रहेगा कि हमने जो सीखा जी, वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, समय अभाव के कारण उसमें। जी। क्योंकि हमने खूब पढ़ा, लेकिन ये था कि अब वो ज्ञान खुद तक ही सीमित रह जाए, तो उस ज्ञान को मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं मानता। उस ज्ञान का प्रदान ज़रूर हो जाना चाहिए किसी दूसरी जनरेशन में, तो अभी वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो अंदर से एक कसमसाहट होती है कि जो हम यदि मान लो कुछ ज्ञान है, इसको रखे बैठे क्या कर रहे हैं। ये अभी हमारी, या तो मैं टीचर नहीं हूँ, तो मैं अपने बच्चों में ही या अपने उस कैटेगरी के लोगों में, बच्चे वाली कैटेगरी के लोगों में ही उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। जी। तो वो अभी तक नहीं कर पाया, तो वो अभी चीज़ें अभी अंदर कसक बाकी है। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे आज हमारे बीच लोकेंद्र बहादुर सिंह जी आए और उन्होंने बिजली विभाग के विभिन्न आयामों के साथ ही कुछ नए यंगस्टर्स के लिए भी संदेश दिया। मुझे हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको ये बातें पसंद आई होंगी, और एक बार और फिर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद जी। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।